जब हम प्रकृति के साथ इतना जुड़कर, हमारे सारे पुराण, हमारे सारे वेद आया, सब कुछ उससे जुड़ते हैं, तो हम कैसे आज ऐसे हो गए कि कंप्यूटर में, मोबाइल में ही हमें सब कुछ मिलने लगे। एक ऐसा समय आता है जब बच्चा ये समझने लगता है कि वो बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ होता, पर वो शरीर से अपने आप को बड़ा समझने लगता है। देश में पलते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे माँ बाप सपने पालते हैं और अचानक से वो एक दिन सब खबर आती है कि वो डोंकी या किसी गलत माध्यम से विदेश चले गए हैं। चुटपन में बहुत अच्छी कहानियां पढ़ते थे, पढ़ना छूट गया। तो अब हमें ये भी दिख रहा है कि प्राइमरी स्कूल में क्या वो शिक्षण दिया जा रहा है। विद्या तभी मिलेगी जब उसमें संस्कार जागृत हो। मैंने तो ये चाहा कि मैं शिक्षा में रहूं, आपने मुझे शिक्षा से ही दूर कर दिया। नमस्कार दर्शकों, मैं पवन शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हूँ इंडिया टॉक के इस मंच पर, जो अपने आप में बहुत सारे सपने लेकर आया है, परिकल्पनाएं लेकर आया है। और निश्चित रूप से जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि शैशव से ये वैभव की यात्रा होगी और उसमें बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारी यात्राओं में अलग अनगिनत यादें, किस्से जुड़ेंगे। एक ऐसी अनुभूति के साथ और ऐसी एक विभूति के साथ आज हम आ रहे हैं इसी कड़ी में, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित करने के इरादे के साथ और एक नई भूमिका में आई है। हालांकि उनका सफ़र बहुत लंबा है, अगर वो बातें मैं कर लूँ तो बहुत लंबे कई पॉडकास्ट हो जाएंगे। लेकिन आज की जो उनकी भूमिका है वो ऐसी भूमिका है कि माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में आप हमारे सामने हैं। मैं स्वागत करता हूँ प्रोफेसर विमला वाई का। और आपके एकेडमिक एक्सीलेंस के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं, बहुत सारे मंच हैं। लेकिन इंडिया टॉक के मंच पर हम चाहेंगे कि उन विषयों पर बात करें जो आपके मन के विचारों से भी जुड़े हों और जनता को भी कहीं ना कहीं वो अनुभूतियाँ दें, नई विचार दें। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूँगा कि आप भी इंडिया टॉक के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, दर्शक भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हमसे बात करके आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप ज़रूर बताएं। इंडिया टॉक से मेरा परिचय तो प्रथम बार हो रहा है, लेकिन आपसे थोड़ी देर पूर्व से जो बातें हो रही थी वो सब सुन करके मुझे लगा ये बड़ी मेरे मन से बड़ी निकट की बातें हैं, क्योंकि मैं बड़ी प्रकृति प्रेमी हूँ। मुझे लगता है मैं प्रकृति का अंग हूँ, तो जो मेरे आसपास वस्तु है, जो इस प्रकृति से उपजी है, वो सब मेरा ही कोई हिस्सा है। हम उस अनंत के एक छोटे से अंग हैं जिसमें हमको फिर वापस चले जाना है। जिस बड़े से ब्लैक होल की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, उसमें से ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा, हम हमेशा किसी नूर की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं, तमसो मा सद्गमय की बात करते हैं, जिनकी बात हम करते हैं, आखिर वो क्यों विचार आए। तो आज का विज्ञान तो उन्हें अब देख रहा है, अब उसके बारे में बात करता है, लेकिन वो हमारे मन में पता नहीं कब प्रस्फुटित हो जाते हैं, कब हमें लगता है कि अंधकार है, कब हमें लगता है कि ये बहुत प्रकाश है, और वो प्रकाश हमें हमेशा प्रसन्नता देता है। तो उस प्रकाश की बात मैं करूं तो प्रकाश संश्लेषण तक पहुंचती हूँ। आपने एक पौधा भी रखा है पास में, उसे देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। तो एक पौधा जो हमसे कुछ नहीं कहता, उसके भी हम बदलते रंग, बढ़ती हुई उसकी उम्र, उसके साथ कभी पत्तों का झड़ जाना, कभी फूलों का आना, हम उसके भी कितने रूप देखते हैं, कितने आयाम होते हैं। और ये भी देखते हैं कि उसे ज़रूरत है थोड़े पानी की, थोड़े उस प्यार की, कि उसकी मिट्टी को हम सहला दें, उसमें थोड़ी हवा आ जाए, वो सांस ले सके। तो हम उसके लिए सोच सकते हैं, पर हम सोचते बहुत कम हैं। हम सिर्फ अपने खाने पीने, सांस लेने, हमने इस वायु प्रदूषण और बहुत बातों को कहा, लेकिन सब में इंसान को बीच में रख के कहा। क्या इंसान का संबंध इस प्रकृति से नहीं है? बहुत गहरा संबंध है। उसके मन को जो एक स्पंदन मिलता है, एक सुकून मिलता है इस प्रकृति में रहकर। क्यों लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं, क्यों उस प्रकृति की तरफ जाते हैं, झरनों की तरफ जाते हैं? इसलिए कि सुकून मिलता है उनको। खूबसूरती क्या होती है? वही जो सुकून देती है। ऐसा तो नहीं कि कांटे बड़ा सुकून दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो कांटे वाले वृक्ष अच्छे लगने लगते हैं जब उन पर हरे पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं। गुलाब को कितना पसंद करते हैं आप? जी बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे बार बार ये लगता है कि हम कहीं इस कंक्रीट की दौड़ में उसे ही सब कुछ मान बैठे। प्रकृति में वो भी है, लेकिन पूरा कंक्रीट हम कर देंगे तो वो प्रकृति नहीं है, प्रकृति का स्पंदन नहीं है वहाँ पर। उसको जीवंत रखने के लिए हमें संगीत, वृक्ष,
पशु पक्षी, इंसान, सबके साथ वो एक तालमेल, एक सामंजस्य बिठाना आवश्यक है, जी। जिसके साथ हम ये महसूस करें हम जो कार्य कर रहे हैं इन सब के लिए कर रहे हैं। निश्चित। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में मैं यहाँ हूँ, तो मैं उस माँ को याद करती हूँ जिसने कितनी शाख देकर के प्राणों की रक्षा करी। जी। शताक्षी माँ ने कितनों को देखा कि भूख प्यास से तड़प रहे हैं, तो उनकी आंखों से नीर बहा। कहते हैं कि उससे इतना जल हुआ कि लोगों के प्राण तो बच गए, लेकिन भूख नहीं बची, भूख नहीं मिटी। उसके लिए फिर माँ शाकुंभरी आई। जब हम प्रकृति के साथ इतना जुड़कर, हमारे सारे पुराण, हमारे सारे वेद आया, सब कुछ उससे जुड़ते हैं, तो हम कैसे आज ऐसे हो गए कि कंप्यूटर में, मोबाइल में ही हमें सब कुछ मिलने लगे? नहीं हो सकते। जी। तो मैं समझती हूँ कि आपके अंदर एक जो रंगकर्मी है, वो भी आपको यही कहता है कि इस प्रकृति के साथ जुड़ें और हर एक के स्पंदन को बता सकें, जिसके उसके साथ हमारा जब सामंजस्य हो तो हम सबके स्पंदन एक हो जाएं, वो वेव अपने चरम पर पहुंचे और हम एक ऊर्जा बन जाएं। यही शायद आपका मंतव्य होगा। बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने रचना की है नाट्य शास्त्र की, और पंचम वेद की संज्ञा हम देते हैं। निश्चित रूप से वहाँ आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, ये अभिनय के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैम आपसे बात करके कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि आपके अंदर तो वो विचारधारा है, पर आज का युवा कहीं दिग्भ्रमित है कुछ चीज़ों में। जैसे हम सुनते हैं, हम एजुकेशन की बात करें तो रैगिंग एक पुरानी, अब एक हमारे रूढ़ी हो गई है। मैं उसे परंपरा का जब रूप विकृत हो जाता है तो उसे रूढ़ी मान लेता हूँ, तो ऐसा ही हो गया है। कुछ ड्रग्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो विसंगतियों में है, ये सब कैसा दौर आ रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अपने नाम स्थापित कर रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय भी उसमें दिशा में बहुत कार्य कर रहा होगा। बिल्कुल कार्य कर रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाना, समाज की को, सरकार की, केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की सब नीतियों को बताना, ये सब हमारे यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी सभी कर रहे हैं। गाँव को गोद भी लिया है, उनमें आंगनबाड़ी में सही प्रकार का अन्न दिया जा रहा है या नहीं, बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। गर्भवती महिलाएं भी वहाँ पर होती हैं, उनके नवप्रसूता बालक होते हैं जी, उनको भी वहाँ पर पोषित किया जाता है, तो वो सही प्रकार हो रहा है या नहीं, ये सब देखते हैं। इसमें आपने कहा कि युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। एक ऐसा समय आता है जब बच्चा ये समझने लगता है कि वो बड़ा हो गया। जी। बड़ा नहीं हुआ होता, पर वो शरीर से अपने आप को बड़ा समझने लगता है। तब वो सबसे ही कमज़ोर आयु में होता है। छोटा बच्चा उतना कमज़ोर नहीं होता जितना ये इस आयु का होता है। इस बच्चे को अगर साध लिया और इसे सही दिशा ज्ञान मिल गया, सही संस्कार मिल गया, जो आजकल बहुत से माता पिता इसलिए नहीं दे पाते कि वो न्यूक्लियर फैमिली की तरह केवल माता पिता होते हैं, उनमें से भी एक काम पर चला जाता है, दूसरे पर काम का इतना बोझ होता है कि वो बच्चे को समय नहीं दे रहे, हर एक को ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो वो जुड़ कब रहे हैं अपने बच्चों से। उस बच्चे को वो संस्कार ही नहीं मिल पा रहे जिससे वो भटके नहीं, बाहर दोस्तों में भटक जाता है, उन दोस्तों को भी सही राह नहीं दिखा पाता, वो कैसी दोस्ती कर पा रहा है। तो ये संस्कार उसे बचपन से, और हम लोग चुटपन में बहुत अच्छी कहानियाँ पढ़ते थे, पढ़ना छूट गया। चोखी कहानियां कहलाती थी, ये अमर चित्रकथा, चंपक, लोटपोट, चंदा मामा, नंदन, पराग, हमने जो कहानियां पढ़ी वो परिकथाएं नहीं थी, उनके माध्यम से संदेश थे जो हमारे मन में बस गए। हितोपदेश पंचतंत्र सभी कुछ थे जी। इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद, और उनको छोटा मन, बच्चों का जो मन होता है वो उनको अपने अंदर आत्मसात करता है और उसे सच मानता है जी। उसी तरह से वो जीने लगता है, और उसके शिक्षक जो उसे बताते हैं उन्हें लगता है वही सच है। वो अपने माता पिता की भी नहीं सुनते उनके आगे। सत्य। तो अब हमें ये भी दिख रहा है कि प्राइमरी स्कूल में क्या वो शिक्षण दिया जा रहा है कि उन्हें लगे कि वो सही रास्ते पर चलें। कई बार माता पिता इतने गरीब होते हैं या अनपढ़ होते हैं कि वो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते जी। स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं, अगर स्कूल में भी उन्हें संस्कार नहीं मिला, शिक्षा के साथ संस्कार मिलना जरूरी है। शिक्षा से तो वो सिर्फ उसको अक्षर ज्ञान हो गया और वो समझता है कि उसकी शिक्षा हो गई, विद्या मिल गई। विद्या नहीं मिली, विद्या तभी मिलेगी जब उसमें संस्कार जागृत होगा, अन्यथा वह सब व्यर्थ है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और घर का आपने उल्लेख किया, परिवार का उल्लेख किया, जहाँ दादी नानी की कहानियाँ सुन के बच्चे बड़े होते थे, एक पाठशाला का स्वरूप होता था। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि चिरागों से ही रोशनी हो, अगर शिक्षा है तो उससे भी घर रोशन होते हैं। तो शिक्षा का या तालीम का जो एक स्वरूप है वो वास्तविक में गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ हम बात करते थे दादी नानी कहानी, और वो थे, हो गया है, अफसोस ही है। लेकिन फिर भी हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। एक दौर मुझे याद आता है मैम आपकी बात से, और मैं खासतौर से जब हम युवाओं की बात कर ही रहे हैं तो एक दौर याद आता है जब ब्रेन ड्रेन हुआ था,
और बहुत सारी बड़ी संख्या में युवा ने पलायन किया था विदेशी कंपनियों की और विदेश की ओर। आज भी कमोबेश उस तरह का दौर आ रहा है, लेकिन एक दूसरे स्वरूप में, जब डोंकी हो रहा है, बच्चे कुछ इनलीगल तरीके से जाते हैं, देश में पलते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे माँ बाप सपने पालते हैं और अचानक से वो एक दिन सब खबर आती है कि वो डोंकी या किसी गलत माध्यम से विदेश चले गए हैं। तो क्या इसको मान रहे हैं? कुछ डाटा भी ऐसा ही कहते हैं कि अभी यूएसए की तरफ या कनाडा की तरफ बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं? अब तो मुझे प्रसन्नता होती है कि कनाडा ने माइग्रेशन बंद किया था, इमिग्रेंट्स लेना बंद किया, तो कहीं बच्चों को थोड़ा सा सबक मिला होगा कि हमारे देश में भी बहुत कुछ है और हम यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ है हमारे देश में, लेकिन दूसरे देशों तक जाना, यदि हमारा उस शिक्षा को और आत्मसात करने के लिए जाना होता, क्योंकि दिमाग की खिड़कियां खुलनी तो चाहिए, हम वहाँ जाएं, वो एक एक्सपोजर होता है, उससे और कुछ नया सीखने को मिलता है, फिर हम घर आकर घर को रोशन करें ना, वहाँ रह जाने की क्या ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। पर वहीं बस जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि उन्हें वो सही दिशा नहीं मिल रही या वो सही मुकाम नहीं मिल रहा जिसके लिए वो लायक थे। जी। तो ये तो बात है कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन को देख करके कई बच्चे ये समझने लगे कि वो बाहर विदेशों में ही अपने आप को अधिक सुखी महसूस करेंगे, पर वहाँ वो सेकेंड रेट सिटीजन ही होते हैं। ये हर हाल में समझें कि जो माटी की खुशबू है और जो माटी है, इसके प्रति जो हमारा ऋण है वो कभी नहीं उतरता। वो यहीं रह के करते, थोड़े कम में भी सुखी हो जाते तो आगे कोई ऐसा वक्त वो ला सकते थे। मतलब कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर अकेले अकेले लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लोगों की विचारधारा को, समाज को मोड़ दिया है। तो क्या वो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं अलग अलग, वो ऐसा संकल्प कर लेते जी। तो क्या वो नहीं कर सकते थे? कुछ बहुत कुछ कर सकते थे, कोशिश तो करते। बिल्कुल। सिर्फ उन्होंने जीवन यापन के लिए हमारे पास इतना स्टेटस सिंबल के लायक पैसा होना चाहिए वो मान लिया जी। लेकिन वहीं मैं उन रंगकर्मियों को भी देखती हूँ जो स्टेटस सिंबल पर नहीं है, वो अपनी इच्छा के साथ, अपनी रुचि के साथ, अपने उस पैशन के साथ जी रहे हैं जी। तो क्या इन बच्चों का कोई पैशन ही नहीं था? बिल्कुल। ये इनको दिग्भ्रमित किया गया, इन्हें उस समाज ने भटका दिया कि तुम्हारी कद्र तब होगी जब तुम इतना पैसा कमाओगे, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी गाड़ी होगी, पैसा ही पैसा होगा। तो वो पैसे ही पैसे में रह गए, प्रकृति से तो दूर हो गए ना। पैसा तो प्रकृति नहीं है। बिल्कुल। शिक्षा के साथ देखिए, संस्कारों की पतवार, अगर वो जो आपने संस्कारों की बात की, मुझे लगता है कि संस्कारों का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन में आपको दौलत का विकल्प मिल जाएगा, शोहरत का, प्रसिद्धि का विकल्प मिल जाएगा, लेकिन संस्कार यदि एक बार आपसे अलग हो गए तो फिर शायद पीढ़ियों तक उसका असर रहता है। बिल्कुल। ये देखिए, आप 2-3 चीजें हमारे पुराणों में जो कही गई हैं उनका भी सत्य मेरे को ऐसा ही लगता है कि ये संस्कार हमारे डीएनए में कब तक रहते हैं। हम एक न्यूक्लियॉन की तरह भी अगर अलग हो जाते हैं, हम तो कोई जला देता है, कोई दबा देता है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाते हैं जी। जो इस मिट्टी में मिल जाता है, उसके बाद ऐसा क्या होता है कि उसके पास अपने दादाजी के संस्कार आ गए या किसी और के संस्कार यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं पीढ़ियों के, तो वो क्यों दिख रहे हैं इतनी दूर तक आकर? तो हमारा डीएनए कहीं नहीं जाता, किन भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में चला जाए, एक उसके अंदर चुंबकत्व होता है, वो वहीं जा करके पहुंचेगा जहां उसको फिर मिलकर वो डीएनए बनाना है जिससे कि वो संस्कार उसके साथ चले। डीएनए में मेमोरी है जी। ये बात तो अब वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि वो मेमोरी वापस जुड़ेगी और जुड़ करके उसको फिर स्थापित करेगी। बिल्कुल वही है, जो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति अनाना और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति अनाना। तो सत्संग या जो सुमति है उसका बड़ा प्रभाव होता है, और मैं उसमें मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम किसी भी परिवेश में रहें, भारत में रहें या विदेश में रहें, लेकिन अगर हमारे अंदर वो भाव है, राष्ट्र के भाव है, राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव है, तो हर जगह हम अपने आप को रख पाएंगे, भारतीयता पाएंगे। अभी साइंस की भी आपने बात की, और स्पेस साइंस की अगर हम बात करें तो आज का सबसे ट्रेंडिंग जो सब्जेक्ट है या जो फिगर है वो सुनीता विलियम्स हैं। जब उनका जिक्र होता है तो हमें कल्पना भी याद आती है, कल्पना चावला भी याद आती हैं, जो संयोगवश करनाल से ही हैं, और हम उनको पाते हैं अपनी कल्पनाओं में ही, लेकिन आज वो शरीर के रूप में हमारे साथ नहीं है। मैं जानना चाहूँगा स्पेस साइंस में या जो जिन क्षेत्रों में आज भारतवंशी, क्योंकि वो भारतवंशी हैं और उन्होंने एक नाम रोशन किया और महिला हैं, तो इस दृष्टि से, और हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं, आप स्वयं महिला हैं, तो इतना राज्यपाल भी महिला हमारी राज्यपाल महिला है, तो ये एक बड़ा सुखद अनुभूति वाला मुझे युग लग रहा है कि जहाँ महिलाओं के हाथ में नेतृत्व है और देश उसे स्वीकार करता है, बड़े शालीनता से और बड़े सहजता से हम साथ चल रहे हैं। तो इसको कैसा देखते हैं महिलाओं के? बेटी बच्चे के दौर में कहते हैं ना, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और बेटियाँ पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समाज बढ़ेगा। मुझे अभी भी थोड़ा सुकून इस बात का है कि हमारे देश में कुछ मर्यादा और संस्कार बाकी हैं। भले ही हम इतने सारे बलात्कार के और कई तरह के छेड़खानी के, मतलब कई सारी चीज़ें देखते सुनते हैं, रोज़ अखबारों में होती हैं, लेकिन फिर भी
मुझे लगता है कि कुछ संस्कार बाकी हैं। मैं अपना ही किस्सा बताना चाहती हूँ ज़रूर। कि जब मुझे एडमिशन कोऑर्डिनेटर बनाया हमारे वाइस चांसलर थे श्री वीसी गोयल जी, जो रिटायर्ड डीजीपी थे, तो मैंने कहा मुझे एडमिशन कोऑर्डिनेटर बना दिया 1100 कॉलेजेस के एडमिशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक था, मतलब कंबाइंड एडमिशन्स ऑनलाइन होने थे, फर्स्ट टाइम होने थे, इससे पहले कभी नहीं हुए थे जी। तो मैं परेशान हुई। मैंने कहा कुछ एक टीम दे दीजिए। उन्होंने एक क्लर्क भी मेरे सुपुर्द किया, लेकिन ऐसे कहाँ क्लर्क इतनी भीड़ को देख करके खुश होता, तो वो कोई नहीं रुका और हमें उसी हाल में वैसे ही करना पड़ा, उसी छोटे से कमरे में जो मेरा टीचिंग का एक टीचर का कमरा था, उस कमरे से मैं वो सारा एडमिशन संभाल रही थी। और लगातार फ़ोन आते थे, लगातार वो 500 एप्लीकेशन आ जाती थी कि हमारे में ये गलत हो गया, साइबर कैफ़े चले गए। हम भी सीख रहे थे कि ये ऑनलाइन एडमिशन में क्या क्या तकलीफ़ें होंगी जी। तो एक बात महिला के पास होती है, धैर्य। उस धैर्य के कारण मैं उस जंग को जीत पाई कि लोगों ने समझा कि मैं धैर्यपूर्वक उनको सुन रही हूँ। अगर मैं उन्हें सुन रही हूँ तो उनकी परेशानी समझ रही हूँ, अगर समझ रही हूँ तो कोई समाधान भी निकालूंगी, कोई चेष्टा तो करूंगी। और मैं चेष्टा करती रही। उस वक्त हमारे कुलपति भी ये समझ रहे थे कि कितना कठिन कार्य है जिसमें उन्होंने हाथ लगा दिया है, तो अब होगा ही। तो धीरे चला, एडमिशन हुआ, देर से हुआ, लेकिन उस साल के एडमिशन से सत्र थोड़ा सा फिसला, लेकिन फिर भी समय पर था। धीरे धीरे इसको अडॉप्ट करना सबकी मजबूरी हो गई, सिर्फ हमारे ही विश्वविद्यालय की नहीं दीदन, बल्कि और विश्वविद्यालयों की भी जी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके बाद 2 साल के अंदर ही मुझे फिर DSW बना दिया, यानी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर। और मेरठ विश्वविद्यालय तो प्रसिद्ध रहा है कि कई नेतागण होते थे, कई प्रकार के इलेक्शंस होते थे, तो इलेक्शंस भी थे और DSW को तो कराने होते हैं। जब मैं एज असिस्टेंट DSW ही इलेक्शन करा रही थी तो भी पता था कि कितनी दिक्कतें होती हैं। तो मैंने कहा अब आपने मुझे DSW बना दिया, अब मैं इन स्टूडेंट्स के साथ कहाँ कहाँ भागती भी जाऊँगी। कोई गाड़ी मेरे पास नहीं थी, अपनी गाड़ी चला के जाना पड़ता था और आना पड़ता था। कोई यूनिवर्सिटी से तो मिली नहीं थी, तो खुद ही रात को 10 बजे आ रही हूँ, 9 बजे आ रही हूँ, उसका कोई टाइम नहीं था। और सुबह 8 बजे ही चली जा रही हूँ, कोई समय नहीं, कुछ नहीं। और दिन भर काम, सिर्फ काम था। ऐसा नहीं कि खाली बैठे हैं, थोड़ी देर गप ही मिला रहे हैं, वो भी नहीं होता था। तो ऐसे में मैं परेशान तो बहुत हुई और मैं उनसे नाराज़गी में मैंने बोल भी दिया, आपको IPS बनना था, मुझे तो नहीं बनना था। मैंने तो ये चाहा कि मैं शिक्षा में रहूं, आपने मुझे शिक्षा से ही दूर कर दिया। मैं उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ एक क्लास लेकर आती हूँ। क्या मेरा इतना ही दायित्व था कि सुबह मैं जाकर के क्लास ले लूँ? 2 घंटे की क्लास होती थी हमारी, एक कक्षा 2 घंटे की थी, तो बस क्लास लूँ और उसके बाद में मैं सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रही हूँ। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो वो बोलते थे अच्छा ठीक है आप बैठिए, कॉफ़ी पिलाते थे और कहते थे बट आई हैव नो ऑप्शन। कहा सर मैं बता देती हूँ 2-3 लोग, आप इनमें से देख लीजिए कोई। देखेंगे, कभी नहीं देखा। उनका समय हुआ, वो गए और अगले कुलपति आए। उन्होंने कहा कि हाँ देखेंगे, इस साल तो आप ही करिए, फिर देखेंगे। चलिए, हमने कहा उस साल भी निभा लेते हैं। हमने कहा अब छोड़ दीजिए। बोले नहीं, हम आपका DSW का टर्म और आगे बढ़ा रहे हैं। वो एक और बार बढ़ा दिया। देखा ये तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है जी। और परिस्थितियां विकट होती जाती हैं, क्योंकि सुबह से रात तक जब हम परिश्रम करते हैं तो ये लगता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को टाइम नहीं दे पा रहे। उस बीच में 2 प्रोजेक्ट्स भी लाई थी, वो प्रोजेक्ट्स के काम भी थे जी, बहुत सारे काम होते थे। पर उन्हें ये लगता था, उन लोगों ने क्यों बनाया, उन्होंने कहा कि ये जितने भी शरारती विद्यार्थी हैं ये लेडीज़ के गिरबान में कोई हाथ नहीं डालते हैं, जेंट्स को ये पीट भी देंगे, तो इसलिए हमें तो लेडी को ही रखना है। हमने कहा ये जीवन में पहली बार हो रहा है इस विश्वविद्यालय के भी पूरे काल में कि आपने एक लेडी को DSW बना रखा है। कब तक आखिर, और एडमिशन भी इतना लोड हो चुका है। तो उन्होंने एक नेक्स्ट स्टेप लिया, प्रोवीसी बना दिया। मतलब अच्छा, इतने पर कमी नहीं हुई। हमने कहा अब तो नहीं सारे कार्य चल सकते एक साथ। बीच में मैं चीफ वार्डन भी रही थी गर्ल्स हॉस्टल्स की, 2 ही वर्ष रही, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी जी। अच्छा, तो फिर वो चाहते थे कि मैं ADSW भी बनूं, तो मैंने कहा एक ही स्टैट्यूटरी पोजीशन रहेगी, 2 नहीं, तो वापस भी हो गई। तो फिर जब प्रोवीसी बना लिया, मैं फिर उनसे कहने गई सर मुझे पॉलिटिक्स का पी नहीं मालूम, आप मुझे कहाँ बिठा रहे हैं। बोले वो कुछ नहीं, हम देख लेंगे। क्योंकि तब तक जितने भी सांसद, मंत्री आदि जो भी आते थे, उनका अगर केस इस लायक है कि वो हो सकता है तो मैंने सदा किया, और जो नहीं हो सकता उसमें मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैं नहीं कर सकती, इसमें ये गलतियां हैं, इस कारण इस बच्चे का नहीं हो सकता। अगर खुलेगा तो पोर्टल सबके लिए खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो उसके लिए मैं तो वाइस चांसलर साहब से ही बात करूंगी।
फिर देखते थे कि कितने लोगों ने ऐसा आवेदन किया है, फिर बढ़ाते थे, ये सब करते थे। अब प्रोवीसी बनी तो और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, अलग जिम्मेदारियां हो गई। उसमें भी हमेशा प्रयास यही रहा कि मैं समझती हूँ सभी महिलाएं करती हैं कि अपना बेस्ट देती हैं, बेस्ट बिल्कुल, जितना भी हो चाहे सके वो परिवार वो घरेलू अच्छा हो ही चाहे करती हैं। कार्य क्षेत्र हाँ, में। कोई भी हो वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करती हैं। जी। वही हम जितना हम कर सकते हैं वही हम करते रहे। तो नतीजा ये रहा जो मेरी समझ में आया जी, कि महिलाओं को नेतृत्व देना इसलिए शुरू हुआ हाँ, कि समझ में आ गया कि वो ऐसे कितने भी गलत तरीके से बोलने वाले बच्चे हों, बिल्कुल, या ये खास करके मैं शिक्षा संस्थानों की बात जी, कर रही जी। हूँ, वहाँ उन सब से डील करने में सक्षम होंगी, वो उनसे बात कर लेंगी, क्योंकि माँ बच्चे का रिलेशन एक सौम्य रिलेशन है, क्या बात है, बिल्कुल, बहुत तो वो वात्सल्य भरा है। वात्सल्य, तो उसमें कहीं उन बच्चों को शायद सुकून मिल जाए, वो थोड़ा शांति से चले जाएं कि वो गलत हैं, सही राह पर आने के लिए भी संभावना बाकी है। ठीक बात है। जिंदगी से निराश ना हो, हताश ना हो, अभी उन्हें बहुत कुछ करना है, वो कर सकेंगे। जी, इसीलिए मेरे को लगता है कि इतनी हमारी राज्यपाल ने भी 10 कुलपति इस वक्त भी बना रखी हैं महिला इस प्रांत में, ओह। और 3 इसके पूर्व थी जिनका समय पूरा हो चुका, 65 वर्ष से ऊपर की हो गई हैं, तो वो दोबारा से कुलपति नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पर 10 कुलपति महिला हैं इस ये समय बहुत सौभाग्य की बात है। और आपने कितनी, देखिए बातें, कितने आयाम आपने कहीं ना कहीं टच किए हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि परिवार में भूमिकाएं, समाज में भूमिकाएं, शिक्षण संस्थानों में भूमिकाएं, राजनीति में भूमिकाएं और राष्ट्रीय दायित्व अलग अलग, उन सब में भूमिकाएं। और डॉक्टर नवाज देवबंदी, उनका एक शेर फिर से याद मुझे आता है, अक्सर मैं गुनगुनाता रहता हूँ उस शेर को, कि बदनज़र उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल काँप उठा। तो ये बेटी, बहन, माँ का जो भाव है, और माँ शाकुंभरी के बस ये रिश्ते ही अगर बच जाए तो बहुत है। मैं चाहूँगा कि आप इंडिया टॉक के इस मंच से उन युवाओं को एक बार और संदेश दें अपने कुछ शब्दों में, कि वो आगे किस तरह से अपनी दिशा तय करें। बस युवाओं को यही कहना चाहती हूँ कि संबंधों का बहुत मान करें, सम्मान करें, वो सब सीख जाएंगे, वो संबंध ही उन्हें सिखा देंगे। जैसे आपने कहा, माँ, बेटी, बहन, यही नहीं, भाई, बिल्कुल, पिता, बिल्कुल, सभी रिश्ते, बेटा, परिवार। इस परिवार को, और समाज पूरा परिवार बन जाता है। जब आप जोड़ना चाहें तो पूरे समाज को परिवार समझें, और ऐसा समझकर उनके साथ वही रिश्ता रखें जो आप चाहते हैं कि आपसे व्यवहार हो, वही व्यवहार करें। बिल्कुल। दर्शकों, ये बात इतनी गूढ़ तो नहीं, मैं कहूँगा सहज हुई है, बहुत सहजता से बातें रखी हैं आज मैम ने। और मैं सोचता था कि एकेडमिक बातें होती रहेंगी, लेकिन समाज के, मुझे लगता है हर विषय को हमने थोड़ा आत्मसात करने की कोशिश की है छोटी सी इस मुख्तसर सी चर्चा में, पॉडकास्ट में। और हम ये वादा चाहेंगे मैम, आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आगे भी कुछ समय हमें दिया करें और हमारे दर्शकों को, ताकि ऐसे विषयों पर आपके माध्यम से कुछ नया जानने का मिल सके, कुछ अनुभव जानने को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर सी परिचर्चा के लिए आपका। बहुत धन्यवाद।